Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने देखा मार्केट के अंदर ओवरऑल निफ्टी जो है वो करीब 150 से 200 पॉइंट गिर के ही बंद हुआ और एक ऐसा उम्मीद जग रही थी पिछले हफ्ते कि शायद बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी हल्की सी बननी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ और रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार FIIs हावी रहे मार्केट में इस बार भी। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि FII की जो सेलिंग 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ की हो रही थी वो अब कहीं ना कहीं 1,500 करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़ 1,500 करोड़, कभी 2,000 करोड़, मतलब अब 1,000 और 2,000 करोड़ के बीच में कहीं वो सेलिंग है। और अच्छा है इस बात को कि भाई उनको ये लगता है कि इस लेवल के ऊपर अभी उनको इतना नहीं बेचना है, तो शायद मार्केट कहीं रुकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि क्या FIIs अभी भी रुकते हैं या नहीं। ओवरऑल हमने देखा कि जो रुपये की वैल्यू है वो ऑल टाइम लो, करीब 78.5 रुपये के आसपास रुपये का जो है वो वैल्यू आ गया है। और नो डाउट जब जब रुपया गिरता है उसका इकोनॉमी से सीधा मतलब होता है, और इकोनॉमी में जब जब क्राइसिस होता है रुपया हमारा नीचे रहता है। रुपये का जो गिरना है उसके दो बड़े रीजंस हैं। इस समय अगर रुपया जो गिर रहा है वो शॉर्ट टर्म रीजंस की वजह से गिर रहा है। हालांकि रुपये का गिरना जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रीज़न होते हैं, लेकिन अगर जो मेरा नज़रिया है वो उसके हिसाब से जो रुपया है इस समय गिर रहा है वो शॉर्ट टर्म रीजन से गिर रहा है। सबसे पहला रीज़न FII की सेलिंग। FII जब माल बेचते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना माल बेच के रुपए को डॉलर्स में कन्वर्ट करके अपने देश में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ता है और इंडियन की रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। FII माल बेच के यहाँ से पैसा लेके जा रहे हैं, इसीलिए डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और डॉलर के प्राइस बढ़ रहे हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, ऑयल सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट करते हैं हम लोग। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है वो ऑयल को करता है। ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ऑयल को ख़रीदने के लिए हमको डॉलर देना पड़ता है। जब डॉलर बाहर जाएगा ऑब्वियसली हमारे पास डॉलर कम हो जाएगा और इसका इफेक्ट सीधा डॉलर प्राइस पे आता है। तो डॉलर की डिमांड दोनों तरफ से बढ़ रही है, चाहे ऑयल हो चाहे FIIs की सेलिंग हो। इसके अलावा हिंदुस्तान अभी बहुत एक्सपोर्ट नहीं करता, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डॉलर का जो प्राइस है उसकी वजह से हमारा शायद जो इंडियन रुपी है वो ज़्यादा नीचे आ रहा है। जिस दिन हम एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, हालांकि पूरी कोशिश है, मोदी जी ने बहुत सारे कोशिश कर रखी है इसके ऊपर कि हम जल्दी से जल्दी मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। हम बहुत कुछ चीज़ें अपने घर में बना पाएंगे और हमारे पास तो अपनी ही बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हम उसको भी पूरा करेंगे और वर्ल्ड मार्केट्स में भी हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। लेकिन शायद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी हमने कोरोना के बाद ही इसके ऊपर ज़्यादा काम करना शुरू किया है। PLI स्कीम्स, बहुत बढ़िया स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, जिनमें एक्सपोर्ट को जोर मिलेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो टेक्निकल और ये जो शॉर्ट टर्म रीजंस हैं डॉलर के बढ़ने और रुपए के गिरने से, इससे कोई घबराना नहीं चाहिए। हाँ, आगे भी डॉलर अभी बढ़ेगा और IMF ने पहले ही कह चुका है कि करीब 2026 तक जो है वो शायद हम 94-95 जो है वो डॉलर देखने को मिल सकता है। तो डॉलर का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम जैसे ही
इंपोर्ट से हम अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा शुरू कर देंगे तो डॉलर के प्राइसेस को हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा डॉलर का एक जो मेन और रीज़न है बढ़ने का, वो फेड लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हालांकि उसको कवर अप करने के लिए आरबीआई भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है ताकि वो कहीं मैनेज कर पाए, क्योंकि आरबीआई बहुत मेजर रोल प्ले करता है रुपए के गिरने और बढ़ने में। अगर डॉलर का इनफ्लो या आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर आरबीआई भी इंटरवीन करता है और कोशिश करता है कि हम रुपए की वैल्यू को कहीं ना कहीं इस तरह रख पाएँ कि हमारी इकॉनमी में कोई बहुत ज़्यादा मेजर फर्क ना आए। और ऐसा भी नहीं है कि जो रुपए की कीमत आज गिरी है ये कई बार गिरती चली आई है। 1944 में करीब $1 के 3 रुपए थे और उसके बाद करीब 2004 में जो डॉलर की कीमत थी वो 45 रुपए के आसपास थी। उसके बाद 2014 में करीब 65 रुपए डॉलर था और अब 2022 में 78.5 और करीब 79 को भी टच करने वाला है डॉलर। तो ऐसा नहीं है कि रुपए की कीमत पहली बार गिरी है, ये हिस्टोरिकल डाटा है और ये चलता रहता है और इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बात है कि जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और मैं बहुत श्योर हूँ कि अगले 2 साल के अंदर, 3 साल कम से कम हमको चाहिए, और 2-3 सालों के अंदर हम बहुत बेटर पोजीशन पर होंगे। खैर, ये तो बात रही आज रुपए को लेके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे कि सर ये लगातार रुपया जो गिरता जा रहा है इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट होगा। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। मार्केट जो गिर रहा है वो उसका केवल अभी एक रीज़न है कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट बढ़ने की घबराहट मार्केट में है और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी कहीं से हाथ काबू में नहीं आ रही है। तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं, उनका पहला जो एम है वो ये है कि किसी भी तरह हम इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करें, और उसके लिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना एक बड़ा आम सी बात होती है। तो ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऐसे में स्टॉक मार्केट का गिरना तय हो जाता है। तो ठीक है, एक हमने तेजी भी देखी थी, हम मंदी के लिए भी तैयार हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखें कि मंदी में काम करने का ढंग बिल्कुल अलग होना चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं, मंदी में काम करने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। और वो मैं आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, हमारे कोर्सेज के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आप यूडीटीएस के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने हमारा बिगनर्स कोर्स लिया होगा, आप उसमें किस तरह से एक हमको इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। खैर, एनीवेज, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक का मार्केट कैसा होगा। मार्केट में टाइमिंग हम लोग जो इस एपिसोड में बात करते हैं, देखिए मार्केट को तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और मैं यहाँ प्रिडिक्ट करने भी नहीं आता हूँ। हम बात करते हैं केवल टाइमिंग की। मार्केट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट जो भी चल रहा है आप उस मोमेंट पे आप क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो या बेच रहे हो आप। और इसके ऊपर मैंने बहुत सिंपल एक स्ट्रैटेजी आपको यूडीटीएस भी दी हुई है और उसी को हम डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने एपिसोड पर और नेक्स्ट वीक की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 15,752 रुपये, 15,752, करीब 170 पॉइंट डाउन होके बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ है 8390, करीब 50 पॉइंट डाउन। गोल्ड में एक अच्छा खासा तेजी बनी है 51917, करीब 1200 पॉइंट 1200 पॉइंट बढ़ के गोल्ड बंद हुआ है। ओवरऑल अगर मैं सेक्टोरल की बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा सेक्टर्स चले हैं लास्ट वीक वो चला है ऑटो एंसिलरी और पेपर। ये 3 सेक्टर इस समय बिल्कुल अलग हैं, जो बहुत टाइम से अभी मैं इनको टॉप सेक्टर्स में नहीं देख रहा था, लेकिन हाँ अब ऑटो एंसिलरी और पेपर ये 3 सेक्टर निकल के आए हैं जिनमें एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। रुपया जो है अपने ऑल टाइम लो पर चल रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म रीजंस हैं वो मैं अभी आपके साथ बात कर चुका हूँ। शॉर्ट टर्म रीज़न है ऑयल इंपोर्ट और एफआईआई की लगातार सेलिंग, और इसके ऊपर
हमारा भारत है वो पूरा तैयारी कर चुका है, जिसमें मेक इन इंडिया के ऊपर हमारा जो है खास ध्यान है। इसके अलावा PLS स्कीम्स हैं। बेसिकली हम तैयार हैं, लेकिन हाँ कुछ वक्त लगेगा। ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, चाहे रुपए का गिरना ये संभल जाएगा, इसका कोई मार्केट से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट वीक की बात करें, हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली और मंथली दोनों के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को जो मैंने लास्ट वीक आपको लिखवाए थे उनको कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों ये मैं आ गया हूँ डेली चार्ट पर। हमारे पास पहला सपोर्ट था 15,657, एक रेजिस्टेंस था 15,877 और एक रेजिस्टेंस था 16,937। मंडे को हम गैप अप खुले और हमारा जो रेजिस्टेंस था 15,877 हम इसके ऊपर खुले, लेकिन रेड कैंडल के साथ वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे बंद हो गए। हमारा लास्ट वीक उम्मीद थी कि अगर हम 15,877 को इजीली हम सस्टेन कर जाते हैं इस लेवल्स के आसपास, तो शायद हमें एक मूव देखने को मिल सकती है, जो कि नहीं पूरी हुई। और पहले दिन ही मंडे में जो एक गैप ओपनिंग हुई वो सस्टेन नहीं कर पाया 15,877 के ऊपर, और वापस जो है वो 15,877 के नीचे ही मार्केट क्लोज हुआ। अगले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे लगातार ग्रीन कैंडल्स हमको मिली, लेकिन हम अभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। और हमारा जो एक मेन सपोर्ट था 15,657, हम उसके ऊपर ही रहे। तो अभी भी मार्केट जो है वो रुकने की कोशिश हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि FIIs की सेलिंग थमी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कम ज़रूर हुई है, जो कि एक पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं। तो अभी भी मार्केट में हमारे पास एक सपोर्ट बाकी है और हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अभी भी जो हमारी बास्केट्स बन रही हैं वो बेयर बास्केट्स ही बन रही हैं। और जब तक हमारा 15,877 को अगर ये कहीं क्रॉस करके सस्टेन करता तो शायद हम अगली तेजी की कामना कर सकते थे। खैर एनीवेज मार्केट जो है वो हमारे रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुई और एक सपोर्ट के ऊपर बंद हुई। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा हमको उतार चढ़ाव लास्ट वीक में देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमको कंसोलिडेशन सा देखने को मिल रहा है। देखना ये होगा कि कंसोलिडेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो चलिए चलते हैं फटाफट कुछ न्यूज़ एंड डाटा को एनालाइज करते हैं और उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट वीक की मार्केट की टाइमिंग के ऊपर। अगर न्यूज़ और डाटा की बात करूं तो GST कलेक्शन जून का अच्छा आया है, करीब 1.45 लाख करोड़, और FII की सेलिंग थोड़ी सी थमी है। ये 2 पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन हमारे पास नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे हैं जो पिछले हफ्ते के भी चले आ रहे हैं। उनमें कोई खास चेंज नहीं है, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके हो, इन्फ्लेशन को लेके हो, RBI के हॉकिश होने को हो, लिक्विडिटी को लेके, चाहे वो वीक PMI नंबर्स आए हैं USA के, वॉर की सिचुएशन अभी भी कोई खास बहुत बढ़िया नहीं है, फेड का रुख, लेबर कॉस्ट, कॉर्पोरेट रिजल्ट। हाँ, अब कॉर्पोरेट रिजल्ट जो हैं वो नेक्स्ट हफ्ते से, नेक्स्ट वीक से आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले IT, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे रिजल्ट्स आएंगे और हो सकता है इससे कुछ अच्छा माहौल बने, क्योंकि जैसे रुपया गिरा है इनका सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो IT कंपनीज के से पड़ता है और IT कंपनीज को इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और हो सकता है कि ये रिजल्ट्स कुछ बेटर आए और मार्केट का जो सेंटीमेंट है कुछ बेटर हो जाए। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है और शायद यही एक वजह भी है कि जिसकी वजह से अभी इंडियन मार्केट जो हैं वो कहीं रुकी हुई हैं, शायद किसी चीज़ का इनको इंतज़ार है। तो हो सकता है ये एक इंतज़ार की वजह हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं डाउ और नास्डैक, उनमें लगातार अभी भी बेरिश जोन में ही मार्केट चल रही हैं। तो ओवरऑल एक प्रेशर बेरिशनेस का ज़्यादा मार्केट के अंदर
है। अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले यूएसए में मंडे को बंद है, वहां पर छुट्टी है, हॉलिडे है, इंडिपेंडेंस डे है वहां पर, तो मंडे को यूएसए की मार्केट बंद रहेंगी। तो इसका मतलब मंडे को कोई मेजर इवेंट हिंदुस्तान में भी नहीं है, तो मार्केट अपने मूव में चलेगी जो उसका मूव लास्ट वीक का बना हुआ है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे को कोई डाटा नहीं है, वेडनेसडे को भी नहीं है, थर्सडे को जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे यूएसए में, और ट्यूसडे को हिंदुस्तान में पीएमआई सर्विसेज के नंबर आएंगे जहां हमारा ध्यान होगा। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज एनालिसिस की बात करूं, उससे जो हमें व्यू मिल रहा है मार्केट का वो अभी नेगेटिव है। तो न्यूज एनालिसिस का जो व्यू है वो नेगेटिव है। चलिए चलते हैं और टेक्निकल व्यू देखते हैं यूडीटीएस स्क्रीनर से। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो टेक्निकल आउटलुक के लिए हम आ गए हैं यूडीटीएस मॉनिटर पर। सबसे पहले हमको नजर आ रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी रेड जोन में है, जो क्लियर सिग्नल दे रहा है कि हम अभी भी बेयरिश जोन में हैं। अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं तो चलिए एक काम करते हैं, आपको सेक्टोरल एनालिसिस पे लेके चलते हैं। जो इस समय सबसे टॉप सेक्टर बना हुआ है वो है ऑटो एंसिलरी, पेपर और एफएमसीजी। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें इस समय सबसे ज़्यादा डिमांड है। और अगर हम उन सेक्टर की बात करें जिनमें सबसे कम डिमांड है तो चलिए स्क्रीनर से वो भी पूछ लेते हैं। हम आगे लास्ट में, और सबसे नीचे हमको दिख रहा है फार्मा। तो फार्मा हमारा वो सेक्टर है जिसके अंदर सबसे कम डिमांड है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 सेक्टर वो जिनमें सबसे कम डिमांड है, या कहिए कि सबसे ज़्यादा सेलिंग है। तो बेसिकली जब मैं सेक्टर एनालिसिस की बात करता हूं तो वो हमारे ट्रेडर्स को इसलिए समझनी चाहिए। एक थंब रूल है कि जब मैं मंडे को अगर ट्रेडिंग के लिए जा रहा हूं, देखिए अब आप ध्यान से सुने इस बात को, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो एक छोटा सा आपको थंब रूल दे दूंगा। वो थंब रूल है, आप चाहें तो नोट करें। सबसे पहले एन, आपको याद रहेगा एन का मतलब निफ्टी, यानी कि आप निफ्टी की मूवमेंट को जरूर अंडरलाइन करें। जो हम जैसे अभी मैंने लास्ट वीक आपको निफ्टी की मूवमेंट हमने डिस्कस करी, हम अगले वीक की भी निफ्टी की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले निफ्टी का ट्रेंड, अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, हम बास्केट क्रिएट करेंगे और वो बास्केट हमारी जो क्रिएट होएगी वो होएगी, अगर निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है तो हम बुलिश बास्केट बनाएंगे, और अगर निफ्टी का ट्रेंड बेरिश है तो हमारी जो ट्रेड बास्केट बनेगी वो बियर बास्केट बनेगी, बेयर बास्केट बनेगी। अब बुलिश बास्केट क्या है? बुलिश बास्केट वो है जिसमें अगर 4 स्टॉक रखे हैं तो 3 वो स्टॉक्स होंगे जो बुलिश होंगे और 1 बेयर स्टॉक होगा। अब बेयर बास्केट में क्या होगा, 3 बेयर स्टॉक्स होंगे और 1 बुलिश स्टॉक्स होगा। और अगर निफ्टी का ट्रेंड अनडिसाइडेड है, फ्लैट है, तो ऐसे केस में हमारी जो बास्केट बनेगी वो हमारी बास्केट बनेगी 2 स्टॉक्स बुलिश और 2 बेरिश, यानी कि हम दोनों की एक बास्केट जो बनाएंगे वो हमारी बास्केट बनेगी 2 बुल और 2 बेयर स्टॉक्स की। तो पहला स्टेप निफ्टी का ट्रेंड, दूसरा स्टेप बास्केट कौन सी बनानी है, उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा हमारा कि अब हमने ये सोच लिया कि हमारी बास्केट कैसे बनेगी। मान लो हमारी बास्केट
2 बुल और 2 बेयर की बन रही है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमको कौन से सेक्टर जो डिमांड में है, वो स्टॉक्स जो डिमांड में है वो लेने, यानी कि अब हम सेक्टर पे जाएंगे, वो सेक्टर पकड़ेंगे जिसमें डिमांड ज्यादा है। तो हमारा पहला स्टेप था निफ्टी का ट्रेंड, दूसरा बास्केट, तीसरा हम वो सेक्टर उठाएंगे जिनमें डिमांड ज्यादा है, और उसके बाद चौथा नंबर आएगा स्टॉक्स। स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, यानी जो बुल स्टॉक्स हैं ये वो वाले स्टॉक्स होंगे जिनका सेक्टर भी बुलिश है और जो अपने आप में भी बुलिश हैं, यानी कि यूडीटीएस के जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर भी वो स्टॉक्स बुलिश हैं और साथ में सेक्टर भी उनका बुलिश है। और ऐसे ही अगर बेयर स्टॉक्स लेने हैं तो मैं उन सेक्टर से स्टॉक्स उठाऊंगा जो सेक्टर डिमांड में नहीं है, जैसे अभी हमने बात करा इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंशियल सर्विसेज। ये वो सेक्टर होंगे जिनसे मैं अपने बेयर स्टॉक्स को चूज करूंगा, और ये बेयर स्टॉक्स वो होंगे जो यूडीटीएस के ऊपर भी बेरिश होंगे। और इन स्टॉक्स को चुनने के लिए हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं। उससे हमको बहुत सारे स्टॉक्स वो मिल जाते हैं जिनमें ज़्यादा डिमांड है, हमें वो सेक्टर्स पता लग जाते हैं जिनमें ज़्यादा डिमांड है, और हमको वो स्टॉक्स पता लग जाते हैं जिनमें ज़्यादा सप्लाई है, वो सेक्टर्स समझ में आ जाते हैं जिनमें ज़्यादा सप्लाई है। तो बेसिकली ये 4 मेन स्टेप्स हैं जो एक ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो दी बेस्ट हो जाएगी, और एज ए ट्रेडर आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ को ही बढ़िया कर सकते हैं। आप मार्केट से लड़ नहीं सकते हैं, आप मार्केट्स के साथ चलिए, और अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज हैं वो 100% बहुत बढ़िया होंगी एक नॉर्मल ट्रेडर के नजरिए से। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। निफ्टी जो है, निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,703.70। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 15,926.20, और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 16,594.40। तो ओवरऑल मंथ और वीक दोनों के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है, डेली के ऊपर अपवर्ड है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड ही होगा। तो जैसे कि हमने बताया कि अगर आपको नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि अभी कोई बीच में अगर इवेंट नहीं है, हम मंडे को ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट का जो पुराना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा, तो हमारे पास एक सपोर्ट है और 2 रेजिस्टेंस हैं। तो ऐसे में अगर क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है और आप अपनी बास्केट बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 बुल और 2 बेयर ट्रेड की बास्केट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 33,264.75। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 34,126.20, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,358.95। अब आपने देखा होगा बहुत टाइम से बैंक निफ्टी लगातार मंथ के ऊपर चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि पिछला मंथ खत्म हो चुका है, आज 2 तारीख है और अब हम नए मंथ में एंटर कर चुके हैं और कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए अब स्क्रीनर ने मंथ के ऊपर भी बैंक निफ्टी को डाउनवर्ड दिखाया है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी मंथ और वीक के ऊपर डाउनवर्ड है और डेली के ऊपर अपवर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि निफ्टी के लेवल्स हमने देखे थे। तो चलिए इतना हमको समझ में आ गया कि न्यूज़ एनालिसिस जो है वो मार्केट को बेरिश बोल रही है और जो टेक्निकल ट्रेंड है वो भी मार्केट को बेरिश ही बोल रहा है। तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए ध्यान बेरिश ही होगा। बेरिश का मतलब यह है कि हमारा जो ट्रेड है हम कोशिश करेंगे कि हम कोशिश नहीं, यकीनन हमारा जो ट्रेड होगा वो बेयर साइड में ही होगा। लेकिन कब? जब मार्केट हमको मौका देगी। जबरदस्ती ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट के अंदर जब ही ट्रेड करना है जब हमको सारे पैरामीटर्स, सारे जो फोर्सेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल अभी देखें लास्ट वीक के सारे फोर्सेस हमको बेरिश
टोन दिखा रहे हैं। और अगर ऐसे ही मंडे को भी जो मार्केट ओपन होती है, अगर हमको पहले आधे घंटे के पौने घंटे में अगर हमको बेयर ट्रेंड नज़र आता है तो ही हम बेयर ट्रेड्स लेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं डेली चार्ट्स के ऊपर और हम यहाँ पर बंद हुए हैं। ये लेवल है हमारा 15,752। तो 15,752 के नीचे हमारा एक सपोर्ट है 15,703, 15,703 का हमारा सपोर्ट है। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस है 15,916 और उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस है 16,594। तो अब हमारे नीचे एक सपोर्ट है 15,703 और 2 रेजिस्टेंस हैं। अब जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 15,703, 15,703 के नीचे निकलती है तो ही आपको बेयर बास्केट्स बनानी है। और अगर मार्केट कहीं ना कहीं 15,916 के ऊपर निकलती है तो किसी हालत में कोई ब्लैंक सेलिंग नहीं होगी, क्योंकि अब 15,916 और 16,594 इनके बीच में एक अच्छा बड़ा गैप है, ट्रैप हो सकते हैं। तो वेट करें, अननेसेसरी ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, लेकिन अगर 15,703 के नीचे मार्केट रहता है तो ही इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल वाले बेच सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 15,916। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए बड़ा क्लियर है, हमारा जो रेजिस्टेंस है 15,916 और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए फाइनल रेजिस्टेंस है 16,594। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट बेयरिश टोन में ही रहेगा, लेकिन हाँ आपको वेट करना है। अगर मार्केट में इंट्राडे पैरामीटर्स भी बेयरिश होते हैं तो ही आपको बेयरिश ट्रेड्स बनाने हैं। तो ओवरऑल आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ एपिसोड में मज़ा आया होगा। कुछ ना कुछ डिफरेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज हमने रुपी का जो गिरना है उसको शेयर किया और इसके अलावा किस तरह से हमको ट्रेड में एंटर करना चाहिए, किस तरह से हमको नेक्स्ट वीक के लिए हमें तैयार होना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया। मैंने आपको एक पूरा वो बताया था कि सबसे पहले निफ्टी, उसके बाद हमको देखना है निफ्टी को देखना है, उसके बाद हमको बास्केट बनानी है, फिर हमको सेक्टर चूज़ करना है और फिर हमको स्टॉक चूज़ करना है, यानी कि NBSS। ये अब आपको याद रहेगा। अगर आप इस बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो आपकी जो ट्रेडिंग विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बेटर होंगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उन तक भी हमारी बात पहुंचे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.